मालगुडी की शाम हमेशा से ही एक अलग तरह की खामोशी ओढ़े रहती थी। सरयू नदी के किनारे, जहाँ पानी की लहरें पत्थरों से टकराकर एक धीमी और लयबद्ध आवाज़ पैदा करती, वहाँ बैठना किसी भी थके हुए मन के लिए एक मरहम जैसा था। सूरज अब धीरे धीरे क्षितिज के पीछे छिप रहा था और आसमान में सिंदूरी, नारंगी और गहरे बैंगनी रंगों की एक अद्भुत छटा बिखरी हुई थी। हवा में हल्की सी ठंडक थी जो दिन भर की उमस के बाद शरीर को एक सुखद एहसास दे रही थी। इसी नदी के किनारे रेत के एक ऊंचे टीले पर ईश्वरन बैठा था। वह मालगुडी का एक ऐसा किरदार था जिसे शहर का हर दूसरा व्यक्ति जानता तो था, लेकिन शायद ही उसे कोई समझ पाता था। ईश्वरन के कंधे थोड़े झुके हुए थे और उसकी आंखों में एक ऐसी शून्यता थी जो केवल उन लोगों में होती है जिन्होंने लंबे समय तक किसी चीज़ का इंतज़ार किया हो। उसके पास ही उसका पुराना झोला पड़ा था जिसमें कुछ किताबें और मुड़े हुए कागजात रखे थे। ईश्वरन की उम्र अब वह नहीं रही जो एक कॉलेज जाने वाले छात्र की होनी चाहिए, लेकिन उसकी नियति उसे हर साल उसी कॉलेज की दहलीज पर ले जाकर खड़ा कर देती। वह इंटरमीडिएट की परीक्षा में पिछले 10 सालों से बैठ रहा था। हाँ, 10 साल। यह कोई छोटा समय नहीं होता। इन 10 सालों में मालगुडी की गलियां बदल गई थी, कई नई दुकानें खुल गई थी और जो बच्चे कभी उसके सामने गलियों में कंचे खेलते थे, वे अब खुद अपनी नौकरियों पर जाने लगे थे। लेकिन ईश्वरन के लिए समय जैसे उसी इंटरमीडिएट की परीक्षा केंद्र पर ठहर गया था। नदी का पानी आज कुछ ज़्यादा ही शांत लग रहा था। ईश्वरन ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे पानी की ओर उछाला। पत्थर पानी की सतह को छूते हुए 3-4 बार उछला और फिर गहराई में कहीं विलीन हो गया। ईश्वरन ने सोचा, शायद उसकी मेहनत भी इसी तरह हर साल विलीन हो जाती है। लोग उसे पुराना छात्र कहकर पुकारते थे। कुछ उसे देखते ही मुस्कुरा देते और कुछ को उस पर तरस आता। लेकिन ईश्वरन को इन सब बातों से अब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए तो यह परीक्षा अब एक वार्षिक उत्सव जैसी हो गई थी, एक ऐसी रस्म जिसे निभाना अनिवार्य था। उसका मन अक्सर उसे उन पुरानी यादों में ले जाता था जब उसने पहली बार यह परीक्षा दी थी। तब उसमें कितना उत्साह था, कितनी उम्मीदें थी। उसे लगता था कि वह एक ही बार में सब कुछ फतह कर लेगा, लेकिन फिर पहली बार का परिणाम आया और उसने देखा कि वह गणित और तर्कशास्त्र में पीछे रह गया। उसे लगा कि शायद यह एक इत्तेफाक है। दूसरी बार, तीसरी बार और फिर यह सिलसिला जैसे उसकी पहचान का हिस्सा बन गया। उसके पिता, जो अब इस दुनिया में नहीं थे, शुरू में उसे डांटते थे, फिर उन्होंने समझाना शुरू किया और अंत में उन्होंने भी चुप्पी साध ली थी। ईश्वरन की माँ अक्सर मंदिर में जाकर मन्नत मांगती थी कि इस बार उसका बेटा पास हो जाए ताकि वह भी समाज में सर उठाकर चल सके। आज फिर परीक्षा का परिणाम आने वाला था। कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर परिणामों की सूची लग चुकी होगी। मालगुडी के कॉलेज का वह बड़ा सा गलियारा अब छात्रों की भीड़ से भरा होगा। कोई खुशी से झूम रहा होगा तो कोई अपनी आंखों के आंसू छिपाने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन ईश्वरन वहां नहीं गया। उसने तय किया था कि वह शाम ढलने के बाद ही वहां जाएगा, जब भीड़ छट जाएगी और अंधेरा उसे अपनी चादर में लपेट लेगा। वह उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता था जो उसकी हार पर ताने कसे या उसकी उम्र का मजाक उड़ाए। सरयू के किनारे बैठना उसे एक तरह की सुरक्षा का एहसास देता था। यहाँ नदियाँ उससे सवाल नहीं पूछती थी, ना ही ये पेड़ उसे नाकामयाबी का एहसास कराते थे। यहाँ वह सिर्फ ईश्वरन था, एक इंसान, ना कि एक फेल छात्र। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। हवा में गीली मिट्टी और नदी की घास की एक मिलीजुली महक थी।
दूर कहीं किसी मंदिर की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो शाम की आरती का संकेत थी। मालगुडी की यह आवाज़ें उसके दिल की धड़कन जैसी थी। उसे यह शहर पसंद था, उसे यहाँ की सादगी पसंद थी, लेकिन उसे अपनी यह असफलता अब एक बोझ की तरह लगने लगी थी। ईश्वरन अक्सर खुद से पूछता था कि वह फेल क्यों होता है। क्या वह पढ़ता नहीं था? नहीं, वह पढ़ता था। वह घंटों तक उन मोटी किताबों के पन्नों को पलटता रहता था। वह उन जटिल सूत्रों को याद करने की कोशिश करता था, लेकिन जैसे ही वह परीक्षा हॉल में बैठता था, उसके सामने के सारे अक्षर नाचने लगते थे। उसे ऐसा लगता था जैसे वह एक ऐसी भाषा पढ़ रहा है जो उसकी अपनी नहीं है। उसका मन अक्सर भटक जाता था। वह उन किताबों के बीच की कहानियाँ बुनने लगता था। उसे सिनेमा का बहुत शौक था। वह मालगुडी के उस पुराने पैलेस टॉकीज में बैठकर घंटों फिल्में देख सकता था। फिल्मों की वह काल्पनिक दुनिया उसे अपनी असल जिंदगी से कहीं ज़्यादा हसीन लगती थी। उसे लगता था कि काश जिंदगी भी एक फिल्म की तरह होती, जहां आखिरी सीन में सब कुछ ठीक हो जाता है और हीरो अपनी सारी मुश्किलों को पार कर लेता है। लेकिन हकीकत की ज़मीन बहुत सख्त थी। यहाँ हर साल फेल होने का मतलब था लोगों की नज़रों में गिरना, अपने आत्मविश्वास को खोना और अपनी माँ की उम्मीदों को टूटते हुए देखना। स्वरन ने अपने झोले से एक छोटी सी टॉर्च निकाली। अंधेरा अब काफ़ी गहरा हो गया था। नदी का पानी अब काले रंग का दिखने लगा था, जिसमें केवल तारों की परछाई झिलमिला रही थी। उसने सोचा कि क्या उसे आज कॉलेज जाना चाहिए, क्या उसे उस सच का सामना करना चाहिए जो शायद पहले से ही तय है। उसके मन का एक हिस्सा कह रहा था कि भाग जाओ, कहीं दूर चले जाओ जहाँ कोई न तुम्हें जानता हो, लेकिन दूसरा हिस्सा कह रहा था कि ईश्वरन, तुम कब तक भागोगे? 10 साल कम नहीं होते। तुम्हें अपनी इस कहानी का कोई न कोई अंत तो करना ही होगा। उसने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला। उसने सोचा अगर चित आया तो वह कॉलेज जाएगा और पत आया तो वह सीधा घर चला जाएगा और अगले साल फिर से तैयारी करेगा। उसने सिक्का उछाला, सिक्का रेत पर गिरा। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा चित था। नियति ने फैसला कर लिया था, उसे आज अपना परिणाम देखना ही होगा। वह उठा और अपने कपड़ों से रेत झाड़ने लगा। उसके पैर थोड़े भारी महसूस हो रहे थे, जैसे वे आगे बढ़ने से इनकार कर रहे हों। उसने सरयू की ओर एक आखिरी बार देखा और धीरे धीरे कॉलेज की दिशा में कदम बढ़ाने लगा। मालगुडी की सड़कें अब शांत होने लगी थी। इक्का दुक्का लोग ही रास्तों पर थे। लैंप पोस्ट की पीली रोशनी में लंबी लंबी परछाइयाँ बन रही थी। ईश्वरन की अपनी परछाइयाँ भी उसके साथ साथ चल रही थी, जैसे उसकी अपनी नाकामयाबियों का साया उसके पीछे हो। जैसे जैसे वह कॉलेज के करीब पहुंच रहा था, उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। वह रास्ता जिसे उसने हजारों बार पार किया था, आज उसे बहुत लंबा लग रहा था। कॉलेज की वह पुरानी इमारत जिसकी दीवारों पर काई जम चुकी थी, अंधेरे में किसी किले की तरह लग रही थी। मेन गेट खुला था। चौकीदार शायद अपनी कोठरी में सो रहा था। ईश्वरन ने दबे पांव अंदर प्रवेश किया। चारों तरफ सन्नाटा था। केवल उसके जूतों की आवाज़ उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। नोटिस बोर्ड के पास पहुंचते ही उसके हाथ कांपने लगे। उसने टॉर्च जलाई। रोशनी का घेरा सीधे उस सफ़ेद कागज़ पर पड़ा जहां रिजल्ट्स लिखा था। उसकी सांसें अटक गई थी। उसने अपना रोल नंबर ढूंढना शुरू किया। उसकी आंखें उन हजारों नंबरों के बीच भटकने लगी। वह ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर देखने लगा। वह घबरा गया था। उसे लगा कि शायद फिर से वही हुआ है। उसका नंबर फिर से वहाँ नहीं है। उसका सिर घूमने लगा। उसे लगा कि वह अभी इसी वक्त ज़मीन पर गिर पड़ेगा। लेकिन फिर उसकी टॉर्च की रोशनी
एक खास जगह पर जाकर ठिठक गई। उसने अपनी आंखें मली, उसे यकीन नहीं हुआ। उसने टॉर्च को और करीब ले जाकर देखा। वहाँ उसका रोल नंबर साफ साफ लिखा था और उसके आगे जो शब्द लिखा था उसने ईश्वरन की पूरी दुनिया को एक पल के लिए हिला दिया। वह पास हो गया था, वह वास्तव में पास हो गया था। वह भी तृतीय श्रेणी में नहीं बल्कि द्वितीय श्रेणी में। ईश्वरन को लगा जैसे उसके कानों में कोई संगीत बज रहा हो। उसे लगा जैसे हवा में फूल बरस रहे हों। वह 10 साल का इंतजार, वह 10 साल की जिल्लत, वह 10 साल का खालीपन, सब कुछ एक पल में खत्म हो गया था। वह हंसना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, पूरे मालगुडी को जगाकर बताना चाहता था कि ईश्वरन ने कर दिखाया। लेकिन उस सुनसान कॉलेज में उसकी खुशी बांटने वाला कोई नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये खुशी के आंसू थे या पिछले 10 सालों के दुख का सैलाब, वह खुद नहीं जानता था। वहीं नोटिस बोर्ड के नीचे वह बैठ गया। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा का एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। लेकिन इसी खुशी के बीच उसके मन में एक अजीब सा विचार आया, एक ऐसा विचार जो शायद केवल ईश्वरन जैसे शख्स के दिमाग में ही आ सकता था। उसने सोचा, अब जब मैं पास हो गया हूँ तो मेरा क्या होगा। पिछले 10 सालों में मेरी पहचान एक असफल छात्र की थी। मेरा हर दिन इसी लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमता था कि मुझे पास होना है। अब जब वह लक्ष्य हासिल हो गया है तो कल सुबह मैं क्या करूँगा। यह एहसास उसे डराने लगा। उसे लगा कि उसकी वह पहचान जिसके साथ वह पिछले 10 सालों से जी रहा था अचानक उससे छीन ली गई है। वह अपनी इस सफलता को पचा नहीं पा रहा था। उसका दिमाग उन फिल्मों की तरह काम करने लगा जो उसने पैलेस टॉकीज में देखी थी। फिल्मों में जब हीरो की अपनी मंजिल मिल जाती है तो कहानी खत्म हो जाती है। क्या ईश्वरन की कहानी भी अब खत्म हो गई थी। उसने अपनी टॉर्च बंद कर दी और कॉलेज के उस गलियारे में अंधेरे में बैठा रहा। बाहर रात और भी गहरी हो गई थी और मालगुडी अब गहरी नींद की आगोश में समा चुका था। ईश्वरन का मन अब एक नई उथल पुथल की ओर बढ़ रहा था। वह सफलता जो उसने अभी अभी देखी थी उसे एक मीठे जहर जैसी लगने लगी थी। कॉलेज के उस ठंडे और खामोश बरामदे में बैठे हुए ईश्वरन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे समय की सुइयां अचानक रुक गई है। उसके हाथ में दबी हुई टॉर्च अब भी उस सफेद कागज की ओर इशारा कर रही थी जहां उसका नाम और रोल नंबर एक नई पहचान के साथ चमक रहे थे। पास, ये छोटा सा शब्द उसके लिए किसी जादुई मंत्र से कम नहीं था। उसने अपनी उंगलियों से उस कागज को छुआ जैसे वह ये सुनिश्चित करना चाहता हो कि यह कोई सपना नहीं है। कागज का खुरदरापन और उस पर छपी स्याही की बनावट ने उसे यकीन दिलाया कि ये हकीकत है। ईश्वरन धीरे से उठा। उसके घुटनों में एक अजीब सी कमजोरी महसूस हो रही थी, शायद उस भारी तनाव के अचानक खत्म होने की वजह से जो उसने पिछले 10 सालों से अपने कंधों पर ढोया था। वह बरामदे से निकलकर कॉलेज के खुले मैदान की ओर आया। ऊपर आसमान बिल्कुल साफ था और हजारों सितारे अपनी मंद रोशनी से मालगुडी की धरती को निहार रहे थे। चांद अब काफी ऊपर आ गया था और उसकी दूधिया रोशनी ने कॉलेज की पुरानी इमारतों को एक रहस्यमयी चमक दे दी थी। जैसे जैसे वो कॉलेज के गेट की तरफ बढ़ रहा था, उसके कदम हल्के होने लगे थे। उसे लग रहा था जैसे वो जमीन पर नहीं बल्कि बादलों पर चल रहा हो। उसने सोचा, द्वितीय श्रेणी, मैंने द्वितीय श्रेणी प्राप्त की है। ये विचार उसके मन में बार बार गूंज रहा था। मालगुडी के लोग जो उसे हमेशा नाकाम समझते थे, अब उसे किस नजरिया से देखेंगे। उसके दोस्त जो कब के आगे बढ़ चुके थे, जब सुनेंगे कि ईश्वरन पास हो गया है तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। वह मार्केट रोड की ओर मुड़ा। ये मालगुडी की मुख्य सड़क थी जो दिन में शोर शराबे और भीड़ से भरी रहती थी, लेकिन इस वक्त यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ था।
दुकानों के शटर गिरे हुए थे और उन पर लगे ताले चांदनी में चमक रहे थे। सड़क के किनारे लगे लैंप पोस्ट से निकलने वाली पीली रोशनी बीच बीच में सड़क पर सुनहरे घेरे बना रही थी। ईश्वरन ने देखा कि एक आवारा कुत्ता सड़क के बीचों बीच सो रहा था, जो उसकी आहट सुनकर थोड़ा सा हिला और फिर गहरी नींद में डूब गया। उसे उस कुत्ते से ईर्ष्या हुई। कितनी शांति थी उसकी नींद में। उसे किसी परीक्षा या परिणाम की कोई चिंता नहीं थी। ईश्वरन के दिमाग में अब एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई थी। उसे पैलेस टॉकीज की वे सारी फिल्में याद आने लगी जो उसने पिछले सालों में देखी थी। उसे याद आया कि कैसे एक फिल्म में नायक अपनी सारी बाधाओं को पार करने के बाद एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर चिल्लाता है। उसे भी मन हुआ कि वो मालगुडी के इस सन्नाटे को चीरते हुए चिल्लाए, मैं जीत गया, मैं पास हो गया। लेकिन उसकी सादगी और संकोच ने उसे रोक लिया। उसे लगा कि अगर वो ऐसा करेगा तो लोग उसे पागल समझेंगे। और अब जब वह एक पढ़ा लिखा इंसान बन गया था तो उसे अपनी गरिमा का ख्याल रखना ही था। वह चलते चलते उस फव्वारे के पास पहुंचा जो मार्केट रोड के बीचों बीच स्थित था। फव्वारा बंद था, लेकिन उसके चारों ओर बनी सीमेंट की बेंचें खाली पड़ी थी। वह एक बेंच पर बैठ गया। उसके सामने मालगुडी का वह मशहूर घंटाघर क्लॉक टावर था, जिसकी सुइयां रात के 12 बजने का संकेत दे रही थी। 12 बजे, यानी एक नया दिन शुरू हो चुका था। ईश्वरन के लिए ये सिर्फ एक नया दिन नहीं था, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। अचानक उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया। वह बूढ़ी औरत जिसने पिछले 10 सालों से हर सुबह मंदिर जाकर उसके लिए दुआ मांगी थी। उसने सोचा कि जब वो कल सुबह उन्हें ये खबर सुनाएगा तो उनकी आंखों में खुशी के जो आंसू होंगे वे दुनिया की सबसे कीमती चीज होंगे। वह अपनी माँ के लिए एक नई साड़ी खरीदेगा, शायद गहरे नीले रंग की, जो उन्हें बहुत पसंद थी। वह अपनी गरीबी और संघर्ष के दिनों को पीछे छोड़ देना चाहता था। उसे लगा कि अब वो नौकरी पा सकता है, शायद किसी दफ्तर में क्लर्क की या फिर किसी स्कूल में छोटे स्तर के शिक्षक की। अब वो समाज का एक सम्मानजनक हिस्सा था। लेकिन इसी बीच एक पुराना और गहरा डर उसके मन के किसी कोने से झांकने लगा। क्या ये सफलता वाकई उसकी है या फिर ये किस्मत का कोई क्रूर मजाक है? उसे याद आया कि कैसे बचपन में उसे कहानियां सुनाई जाती थी कि जब देवता किसी पर बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं तो वे उसे ऐसी चीजें दे देते हैं जिन्हें वह संभाल नहीं पाता। क्या वह इस सफलता को संभाल पाएगा? पिछले 10 सालों से फेल होना उसकी आदत बन गई थी। वह उस असफलता के अंधेरे में रहना सीख गया था। वह अंधेरा उसे सुरक्षित महसूस कराता था, क्योंकि वहाँ उससे किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब पास होने का मतलब था उम्मीदें। अब लोग उससे पूछेंगे कि आगे क्या? अब उसे कमाना होगा, घर चलाना होगा और अपनी काबिलियत को हर दिन साबित करना होगा। ये विचार उसे थोड़ा डराने लगा। उसे लगा कि शायद वह फेलियर की उस आरामदायक दुनिया में ही ज्यादा खुश था, जहां उसे सिर्फ अपनी किताबों और सिनेमा के सपनों के साथ रहना था। वो उठा और फिर से चलने लगा। उसके कदम अब उसे सरयू नदी की ओर ले जा रहे थे। नदी की आवाज दूर से ही सुनाई दे रही थी, एक धीमी निरंतर गुनगुनाहट जो रात के सन्नाटे में और भी मधुर लग रही थी। वह नदी के किनारे पहुंचा, जहां उसने शाम बिताई थी। अब वहां कोई नहीं था। पानी की सतह पर चांद का प्रतिबिंब एक लंबी रूपहरी लकीर की तरह दिख रहा था। लहरें जब किनारे की रेत से टकराती थी तो एक ठंडी फुसफुसाहट पैदा होती थी। ईश्वरन ने अपने जूते उतारे और नंगे पैर ठंडी रेत पर चलने लगा। रेत की ठंडक उसके पैरों के तलवों से होती हुई उसके पूरे शरीर में एक लहर की तरह दौड़ गई। उसने अपना झोला एक तरफ रखा और पानी के पास जाकर बैठ गया। उसने अपना हाथ पानी में डाला। पानी बहुत ठंडा था, लेकिन उसे बहुत सुकून मिला। उसने अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे।
वह अपनी उत्तेजना को शांत करना चाहता था। उसके मन में अब सिनेमा के दृश्य और हकीकत आपस में मिलने लगे थे। उसे महसूस हो रहा था जैसे वह किसी फिल्म का क्लाइमैक्स जी रहा है। उसे लगने लगा कि उसका जीवन एक महान गाथा है। उसने सोचा, ईश्वरन जो 10 बार गिरा लेकिन 11वीं बार उठ खड़ा हुआ। ये लाइन उसे किसी फिल्म के पोस्टर की तरह लगने लगी। उसे लगा कि मालगुडी की ये गलियां, ये पेड़, ये नदी सब उसके गवाह है। उसने सोचा, क्यों न वह आज की रात यही नदी के किनारे बिताए। घर जाकर वो क्या करेगा? उसकी माँ सो रही होंगी और वो उन्हें इस वक्त जगाना नहीं चाहता था। वह चाहता था कि ये रात केवल उसकी हो। वह इस सफलता को धीरे धीरे पीना चाहता था, जैसे कोई महंगी शराब का घूंट भरता है। वह रेत पर लेट गया और आसमान की ओर देखने लगा। तारे अब उसे पहले से भी ज्यादा चमकदार लग रहे थे। उसे लगा जैसे वे उससे कुछ कह रहे हों। उसे पुराने मिथकों की याद आई, ध्रुव तारा, सप्तर्षि, ये सब कितने स्थिर थे और उसकी अपनी जिंदगी कितनी अस्थिर थी। लेकिन आज उसे स्थिरता का एहसास हो रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसकी आत्मा में जो एक बड़ा छेद था वो आज भर गया है। हवा में चमेली के फूलों की हल्की खुशबू तैर रही थी, जो शायद पास के किसी बगीचे से आ रही थी। मालगुडी की रातें हमेशा ऐसी ही होती थी, शांत, सुगंधित और सपनों से भरी। ईश्वरन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि वो तैर रहा है। वो अपनी सफलता के सागर में डूबता जा रहा था। उसे अब कोई डर नहीं था। उसे लगा कि वह अब कुछ भी कर सकता है। वह अमर है, वो अजेय है। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, उसके विचारों में एक नई तरह की उन्माद, मैनिया आने लगी। वह अब केवल खुश नहीं था, वह अति उत्साहित था। उसका दिमाग अब तेजी से दौड़ रहा था। उसने सोचा, सिर्फ इंटरमीडिएट ही क्यों, मैं BA भी करूंगा, मैं MA भी करूंगा, मैं मालगुडी का सबसे बड़ा विद्वान बनूंगा। उसकी कल्पनाएं अब सीमाओं को लांघ रही थी। उसे लगा कि वह एक बहुत बड़ा लेखक बनेगा, अपनी कहानी खुद लिखेगा और दुनिया उसे पढ़ेगी। उसने उठकर पानी की ओर देखा। चांद अब ढलने की ओर था और उसकी रोशनी पानी पर एक रहस्यमयी जाल बुन रही थी। ईश्वरन को लगा कि पानी के अंदर से कोई उसे बुला रहा है। उसे लगा कि नदी की लहरें कह रही हैं, आओ ईश्वरन, अपनी सफलता का जश्न यहाँ मनाओ। इस ठंडे पानी में तुम्हारी सारी थकान मिट जाएगी। उसके मन में एक अजीब सी इच्छा जागी। वह चाहता था कि वह इस पल को हमेशा के लिए कैद कर ले। उसे लगा कि अगर वो कल सुबह उठकर फिर से वही पुरानी जिंदगी शुरू करेगा, तो शायद ये जादू टूट जाएगा। उसे अपनी इस जीत को एक भव्य अंत देना था। वह उस नायक की तरह बनना चाहता था, जो अपनी सबसे बड़ी जीत के बाद गायब हो जाता है, ताकि दुनिया उसे हमेशा एक विजेता के रूप में याद रखे। वह पानी के और करीब गया। पानी उसके टखनों तक आ गया था। लहरें उसके पैरों को सहला रही थी। उसे बहुत शांति महसूस हो रही थी। उसे लगा कि उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है। उसने वह कर दिखाया था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। शायद यह सिर्फ हवा का झोंका था या किसी पेड़ से गिरता हुआ पत्ता। लेकिन उस सन्नाटे में उसे अपनी ही धड़कनें किसी नगाड़े की तरह सुनाई दे रही थी। उसे लगा कि मालगुडी की आत्मा उसे देख रही है। वह धीरे धीरे मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें गर्व, शांति और थोड़ा सा पागलपन भी था। फिर से किनारे पर लौट आया और उस पुराने पत्थर पर बैठ गया जहाँ वह अक्सर शाम को अकेला बैठा करता था। उसे मालगुडी की गलियों में बिताया गया अपना हर एक दिन याद आने लगा। उसे याद आया कि कैसे वह कॉलेज के गलियारे में सर झुका कर चलता था, ताकि किसी प्रोफेसर या किसी जूनियर छात्र की नज़रों से न टकरा जाए। उसे याद आया कि कैसे वह
किताबों की दुकान पर जाकर नई किताबें मांगने में शर्मिंदगी महसूस करता था, क्योंकि दुकानदार भी उसे पहचान गया था। वह हर साल वही पुरानी किताबें खरीदता था और दुकानदार मुस्कुराकर कहता था, वही इंटरमीडिएट वाली ईश्वरन। वह मुस्कुराहट ईश्वरन के दिल में एक कांटे की तरह चुभती थी। लेकिन आज सब कुछ बदल गया था। वह सोच रहा था कि कल सुबह जब वह मार्केट रोड से गुजरेगा तो वह अपना सिर ऊंचा रखकर चलेगा। वह उस दुकानदार की दुकान पर जाएगा और कहेगा, मुझे अब बीए की किताबें चाहिए। वह उन शब्दों को अपने मन में दोहरा रहा था जैसे किसी फिल्म का डायलॉग हो। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी आवाज़ में अब एक भारीपन होगा, एक अधिकार होगा। उसका ध्यान फिर से सरयू के बहते पानी पर गया। उसे लगा कि नदी की धाराएं भी उसके साथ उसकी जीत का जश्न मना रही है। मालगुडी का यह हिस्सा जो रात में इतना शांत रहता था, आज उसे किसी विशाल थिएटर जैसा लग रहा था जहां वह इकलौता अभिनेता था। उसे याद आया कि कैसे वह पहले स्टॉकेज की अंधेरी कुर्सियों पर बैठकर पर्दे पर चलने वाले नायकों को देखा करता था। उसे लगता था कि उनकी दुनिया कितनी अलग है, कितनी जादुई है। लेकिन आज उसे अपनी खुद की ज़िंदगी किसी फिल्म से कम नहीं लग रही थी। उसे लगा कि उसकी फिल्म का इंटरवल ख़त्म हो चुका है और अब वह उस हिस्से में है जहां हीरो अपनी सारी मुसीबतों को हरा देता है। वह उठा और फिर से चलने लगा। उसके कदम अब उसे वापस शहर की ओर ले जा रहे थे, लेकिन उसका रास्ता आज अलग था। वह उन गलियों से गुजरना चाहता था जहां उसे कभी अपमानित महसूस हुआ था। वह मालगुडी की उस पुरानी लाइब्रेरी के पास पहुंचा जो अब बंद थी। उसकी दीवारों पर लगे पोस्टर चांदनी में थोड़े धुंधले दिख रहे थे। ईश्वरन ने वहां रुककर उन दीवारों को गौर से देखा। उसे याद आया कि कैसे वह यहाँ घंटों बैठकर इतिहास और भूगोल की किताबों में खुद को खो देता था। उसे लगता था कि ये किताबें उसके लिए एक जेल जैसी है, लेकिन आज वे किताबें उसे अपने मित्र की तरह लगने लगी। मालगुडी की रात अब अपनी पूरी गहराई पर थी। दूर कहीं किसी घर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई और फिर तुरंत ही सन्नाटा छा गया। ईश्वरन ने महसूस किया कि ये सन्नाटा कितना सुकून देने वाला है। उसे अब शोर की जरूरत नहीं थी। उसकी सफलता की आवाज उसके कानों में इतनी तेज थी कि वह बाकी सब कुछ भुला चुका था। वह लॉली रोड की ओर मुड़ गया। यहाँ बड़े बड़े बंगले थे जहाँ शहर के रईस और अधिकारी रहते थे। ईश्वरन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इन सड़कों पर इतनी रात को इतनी आजादी के साथ घूमेगा। उसे अपने पिता की बहुत याद आई। वह एक सख्त लेकिन न्यायप्रिय इंसान थे। ईश्वरन को याद था कि जब वो पहली बार फेल हुआ था तो उसके पिता ने उसे बहुत डांटा था। दूसरी बार वे खामोश हो गए थे और तीसरी बार के बाद उन्होंने ईश्वरन से बात करना ही बंद कर दिया था। ईश्वरन को आज ये बात बहुत खल रही थी कि उसके पिता ये दिन देखने के लिए जीवित नहीं थे। वह चाहता था कि वह अपने पिता के सामने खड़ा होकर अपना रिजल्ट कार्ड दिखाए और उनकी आंखों में वह गर्व देखे जो उन्होंने कभी उसके लिए महसूस नहीं किया था। पिताजी, मैं पास हो गया, उसने धीरे से बुदबुदाया। उसकी आवाज रात के सन्नाटे में खो गई, लेकिन उसे लगा जैसे कहीं दूर से कोई उसे आशीर्वाद दे रहा हो। उसका मन अब एक नए तरह के जुनून से भर रहा था। उसे लगा कि वह केवल पास नहीं हुआ है, बल्कि उसने समय पर विजय प्राप्त कर ली है। 10 साल, एक दशक तक उसने हार को झेला था और अब वो हार जैसे उसके सामने नतमस्तक थी।
उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर एक असीम ऊर्जा है। वह दौड़ना चाहता था, वह नाचना चाहता था। वह फिर से मार्केट रोड के उस फव्वारे के पास पहुंचा। वहां एक बेंच पर बैठकर उसने अपनी आंखें बंद की। उसे अपनी माँ का चेहरा दिखाई दिया। वह बेचारी बूढ़ी औरत, जिसकी दुनिया उसके बेटे के इर्द गिर्द ही सिमटी हुई थी। उसने सोचा कि कल सुबह जब वो घर पहुंचेगा तो सबसे पहले अपनी माँ के पैर छुएगा। वह उन्हें बताएगा कि अब उन्हें समाज की बातों से डरने की जरूरत नहीं है। अब वह अपने बेटे का नाम गर्व से ले सकेंगी। ईश्वरन के विचारों का सिलसिला अब और भी तेज होता जा रहा था। उसे लगा कि वह केवल एक साधारण क्लर्क या शिक्षक बनकर नहीं रहेगा। वो अब कुछ बड़ा करेगा। शायद वह राजनीति में जाएगा या फिर वह अपनी खुद की एक फिल्म कंपनी खोलेगा। उसके दिमाग में ऊंचे ऊंचे सपने घर करने लगे थे। ये सफलता उसे एक नशा दे रही थी, एक ऐसा नशा जो किसी भी शराब से कहीं ज्यादा ताकतवर था। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसे बहुत प्यास लगी है। वह फिर से सरयू की ओर चल पड़ा। नदी के पास पहुंचकर उसने अंजलि में पानी लिया और पिया। पानी की मिठास और ठंडक ने उसे एक नई ताजगी दी। उसने देखा कि आसमान का रंग अब धीरे धीरे बदलने लगा था। रात का गहरा कालापन अब हल्के नीले और भूरे रंग में तब्दील हो रहा था। भोर होने वाली थी। मालगुडी की भोर हमेशा से ही बहुत पवित्र मानी जाती थी। मंदिरों में घंटियों की आवाज गूंजने लगती थी और लोग पवित्र स्नान के लिए नदी की ओर आने लगते थे। ईश्वरन नहीं चाहता था कि कोई उसे इस अवस्था में देखे। बिखरे हुए बाल, रेत से सने हुए कपड़े और आँखों में एक अजीब सी चमक। वह अभी भी अपनी सफलता की उस निजी दुनिया में रहना चाहता था, जहाँ कोई दूसरा हस्तक्षेप न करे। वह नदी के किनारे एक घने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। इस पेड़ की जड़ें जमीन में गहरी धंसी हुई थी और इसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। ईश्वरन को लगा कि वह भी इस पेड़ की तरह ही है। इतने सालों की असफलताओं ने उसकी जड़ों को मजबूत कर दिया था और अब वह अपनी सफलता की शाखाएं फैलाने के लिए तैयार था। उसने अपने झोले से वह रिजल्ट की कॉपी निकाली जिसे उसने कॉलेज से चुराया था, या शायद वह उसे साथ ले आया था। उसने फिर से उस पर अपना नाम देखा। उसे लगा कि वो नाम उसका नहीं बल्कि किसी महान व्यक्ति का है। ईश्वरन, भगवान का अंश। उसे अपनी महानता का एहसास होने लगा था। वह सोचने लगा कि क्या वो वाकई वही इंसान है जो कल सुबह तक खुद को तुच्छ समझता था। उसके दिमाग में अब एक फिल्म चलने लगी थी, उसकी अपनी बायोग्राफी। उसने सोचा कि उसकी कहानी पर एक फिल्म बननी चाहिए। एक छात्र का संघर्ष, ईश्वरन की जीत। उसे लगा कि ये फिल्म पैलेस टॉकीज में हफ्तों तक चलेगी और लोग तालियां बजाएंगे। उसे खुद पर इतना गर्व हो रहा था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा था। हवा में अब सुबह की नमी बढ़ने लगी थी। दूर कहीं एक मुर्गे ने बांग दी, जो दिन की शुरुआत का संकेत था। ईश्वरन को लगा कि ये नया दिन उसके लिए एक नया जन्म है। उसने अपनी आंखें मूंद ली और उस बरगद के पेड़ के तने से टिककर बैठ गया। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर अब बहुत हल्का हो गया है। उसे नींद नहीं आ रही थी, बल्कि वह एक ऐसी अवस्था में था जहां सपने और हकीकत एक दूसरे में मिल गए थे। उसने सोचा, क्या होगा अगर ये सब सच न हो? क्या होगा अगर मैंने रिजल्ट गलत पढ़ा हो? एक पल के लिए ये डर उसके दिल में बिजली की तरह कौंधा, लेकिन उसने तुरंत उस विचार को झटक दिया। नहीं, उसने खुद अपनी आँखों से देखा था। वह पास था, द्वितीय श्रेणी में। उसे अपनी आँखों पर पूरा भरोसा था। वह मुस्कुराया और आसमान की ओर देखा, जहाँ अब भोर का तारा अकेला चमक रहा था। उसे लगा कि वह तारा उसी के लिए चमक रहा है। मालगुडी का वो छोटा सा संसार अब उसे बहुत छोटा लगने लगा था। उसे लगा कि उसे अब बड़े शहरों में जाना चाहिए, मद्रास या बम्बई, जहां उसकी काबिलियत की सही कद्र होगी। लेकिन फिर उसे मालगुडी की गलियों की याद आई। सरयू नदी की आवाज सुनाई दी
और उसे महसूस हुआ कि उसकी आत्मा इसी मिट्टी में बसी है। वो कहीं नहीं जाएगा, वह यही रहेगा और यही के लोगों को अपनी सफलता की कहानी सुनाएगा। वह उन बच्चों को पढ़ाएगा जो पढ़ाई में कमजोर हैं। वह उन्हें बताएगा कि हार मान लेना अंत नहीं है। ईश्वरन की आंखों में अब एक शांत दृढ़ता थी। उसने अपना झोला उठाया और धीरे धीरे घर की दिशा में बढ़ने लगा, लेकिन उसके मन के किसी कोने में अभी भी वो उन्माद मैनिया नाच रहा था। वह घर जाने के लिए उत्सुक तो था, लेकिन साथ ही वह इस रात को खत्म नहीं होने देना चाहता था। ये रात उसकी सबसे बड़ी दोस्त थी। जैसे जैसे वो सड़क पर आगे बढ़ रहा था, उसने देखा कि कुछ लोग अपने घरों के बाहर झाड़ू लगा रहे थे। कुछ दूध वाले अपनी साइकिलों पर जा रहे थे। उन्होंने ईश्वरन की ओर देखा, लेकिन उसे पहचाना नहीं। ईश्वरन ने मन ही मन सोचा, तुम्हें नहीं पता कि आज तुम्हारे सामने से कौन गुजर रहा है, कल तुम्हें पता चलेगा। वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा। उसका घर छोटा सा था, जिसकी खपरेल की छत पुरानी हो गई थी। उसने दरवाजे पर हाथ रखा, लेकिन उसे खटखटाया नहीं। वो वहीं बैठ गया। उसे अपनी माँ की हल्की खर्राटों की आवाज सुनाई दे रही थी। वह थोड़ी देर और इंतजार करना चाहता था। वह चाहता था कि सूरज की पहली किरण जब धरती पर पड़े, तभी वह अपनी माँ को ये महान समाचार सुनाए। उसने अपना सिर घुटनों के बीच रखा और गहरी सांस ली। मालगुडी की सुबह की महक, मिट्टी, धुआं और ताजगी उसके फेफड़ों में भर गई। वह एक विजेता था और अब वह अपनी जीत के सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार था। ईश्वरन, तुम यहाँ रात भर कहाँ थे बेटा? माँ की आवाज में घबराहट और ममता का मिला जुला स्वर था। उन्हें लगा कि शायद उनका बेटा फिर से फेल हो गया है और सदमे में रात भर बाहर घूमता रहा। ईश्वरन कुछ नहीं बोला। उसने धीरे से अपना झोला खोला और वह मोड़ा हुआ कागज निकाला। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। उसने वह कागज अपनी माँ की ओर बढ़ा दिया। माँ को पढ़ना लिखना ज़्यादा नहीं आता था, लेकिन वे पास और फेल के अक्षरों को पहचानना सीख गई थी। उन्होंने कांपते हाथों से वह कागज लिया और उसे अपनी धुंधली आंखों के करीब ले गई। जब उनकी नज़र उस शब्द पर पड़ी तो उनकी आंखों से आंसू छलक आए। वे शब्द नहीं थे, वे 10 सालों का इंतजार और समाज के तानों का जवाब था। तू पास हो गया, सच में? माँ की आवाज़ रूंध गई थी। उन्होंने ईश्वरन का सिर अपने दोनों हाथों में थाम लिया और चूमने लगी। ईश्वरन ने अपनी माँ के पैर छुए। उस पल उसे महसूस हुआ कि उसकी सारी थकान, सारा अपमान और सारी मेहनत सफल हो गई। उसने अपनी माँ के चेहरे पर वह सुकून देखा जिसे वह हजारों बार अपने सपनों में देख चुका था। लेकिन ईश्वरन का मन अब वहाँ भी नहीं रुक रहा था। उसकी खुशी अब एक गहरे उन्माद में बदली जा रही थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं सिर्फ पास नहीं हुआ हूँ, मैं अब एक बड़ा आदमी बनूँगा। मैं मालगुडी की इस छोटी सी गली में नहीं रहूँगा, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूँगा। माँ उसकी बातें सुन रही थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके बेटे की आवाज़ में यह अजीब सा बदलाव क्यों है। उन्हें लगा कि शायद यह बहुत ज़्यादा खुशी का असर है। ईश्वरन घर के अंदर नहीं गया। उसने अपनी माँ से कहा कि वह अभी आता है और वो तेजी से मार्केट रोड की ओर चल पड़ा। सूरज अब पूरी तरह निकल आया था और मालगुडी की सड़कें चहल पहल से भर गई थी। लोग अपने कामों पर निकल रहे थे। ईश्वरन जिस भी व्यक्ति को देखता, उसे लगता कि वह उसे अपनी सफलता की कहानी सुनाए।
वह उस किताबों की दुकान पर पहुंचा जहां से वो हर साल किताबें खरीदता था। दुकानदार अभी शटर उठा ही रहा था। अरे ईश्वरन, इतनी सुबह फिर से किताबें चाहिए? दुकानदार ने वही पुराना मजाक किया। ईश्वरन ने अपनी जेब से वो कागज निकाला और उसे दुकानदार की नाक के सामने लहरा दिया। नहीं, अब मुझे इंटरमीडिएट की नहीं, BA की किताबें चाहिए। मैं पास हो गया हूँ, वो भी 2nd क्लास में। दुकानदार की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कागज को ध्यान से देखा और फिर ईश्वरन को। अरे वाह, कमाल कर दिया भाई तुमने। 10 साल बाद आखिरकार किला फतह कर ही लिया। दुकानदार के शब्दों में प्रशंसा तो थी, लेकिन ईश्वरन को वे शब्द थोड़े कम लगे। उसे लगा कि उसकी सफलता इतनी बड़ी है कि पूरी दुनिया को थम जाना चाहिए। वहाँ से निकलकर वो मालगुडी के मशहूर सेंट्रल कैफेज में गया। वहाँ कॉफी की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी और लोग अखबार पढ़ते हुए सुबह का नाश्ता कर रहे थे। ईश्वरन एक मेज पर बैठ गया और उसने सबसे महंगी कॉफी का ऑर्डर दिया। उसे लग रहा था कि वह अब कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि एक विशिष्ट अतिथि है। जब कॉफी आई तो उसने उसे धीरे धीरे घूंट लेकर पिया, जैसे वह अपनी जीत का स्वाद ले रहा हो। कैफे में बैठे लोग उसे देख रहे थे, कुछ उसे पहचानते थे और आपस में फुसफुसा रहे थे। ईश्वरन को उनकी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। देखो, यही वो ईश्वरन है जो 10 साल से फेल हो रहा था। सुना है इस बार पास हो गया है। ईश्वरन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वह मन ही मन सोच रहा था, हंसो, जितना हंसना है हंसो। कल तुम मेरे ऑटोग्राफ के लिए लाइन में लगोगे। उसका दिमाग अब भविष्य की ऐसी योजनाएं बना रहा था जो हकीकत से कोसों दूर थी। उसे लगने लगा कि वह अब मालगुडी का मसीहा बनेगा। वह उन सभी लोगों को सजा देगा जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। उसे याद आया कि कैसे एक बार कॉलेज के एक प्रोफेसर ने उसे क्लास से बाहर निकाल दिया था और कहा था कि वह अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। ईश्वरन ने सोचा कि वह उस प्रोफेसर के पास जाएगा और उन्हें बताएगा कि वे कितने गलत थे। वह कैफे से निकला और फिर से कॉलेज की ओर चल पड़ा। वह उन गलियारों में फिर से घूमना चाहता था, लेकिन इस बार एक विजेता की तरह। कॉलेज अब छात्रों से भर चुका था। नए छात्र, पुराने छात्र, सब अपने परिणामों की चर्चा कर रहे थे। ईश्वरन भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। उसे लगा कि आज वो हवा में तैर रहा है। उसने महसूस किया कि लोग उसे रास्ता दे रहे हैं। वह उस पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, जहां वह कभी छिपकर बैठा करता था। वहां कुछ जूनियर छात्र खड़े थे। ईश्वरन उनके पास गया और बड़े रोब से बोला, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाकर पढ़ाई करो। अगर मेहनत नहीं करोगे तो मेरी तरह 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, अंत में जीत मेरी ही हुई। वे छात्र उसे हैरानी से देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये अधेड़ उम्र का व्यक्ति उनसे इस तरह क्यों बात कर रहा है। ईश्वरन को लगा कि उसकी बातें छात्रों पर गहरा असर डाल रही हैं। उसे अपनी आवाज किसी फिल्म के नायक जैसी लगने लगी। उसने अपनी आंखें बंद की और कल्पना की कि वह एक बहुत बड़े मंच पर खड़ा है और हजारों लोग उसे सुन रहे हैं। वह उन्हें जीवन का सार समझा रहा है। वो उन्हें बता रहा है कि असफलता केवल एक शब्द है और जीत एक वास्तविकता। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसे फिर से प्यास लगी है। वह कॉलेज के वाटर कूलर के पास गया और पानी पिया। पानी पीते हुए उसने अपना चेहरा आईने में देखा। उसे अपना चेहरा पहले से कहीं ज्यादा तेजस्वी और प्रभावशाली लगा। उसे लगा कि उसके चेहरे पर एक दिव्य आभा आ गई है। उसने सोचा, क्या मैं वाकई वही ईश्वरन हूँ जो कल तक अपनी परछाई से भी डरता था? उसे अपनी पुरानी जिंदगी एक बुरा सपना लगने लगी। वह उस सपने से अब पूरी तरह जाग चुका था, लेकिन ये जागना भी एक तरह का भ्रम ही था। उसकी सफलता ने उसे एक ऐसे काल्पनिक संसार में पहुंचा दिया था जहां वह खुद को सर्वशक्तिमान महसूस कर रहा था। वह कॉलेज के ऑफिस में गया।
वहाँ क्लर्क अपनी फाइलों में व्यस्त था। ईश्वरन ने मेज पर हाथ मारा और बोला, मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट TC तैयार करो। मुझे अब यहाँ नहीं रहना। मैं मद्रास जा रहा हूँ। मैं वहाँ BA करूँगा और फिर ICS की परीक्षा दूंगा। क्लर्क ने चश्मा ऊपर किया और ईश्वरन को गौर से देखा। अरे ईश्वरन, पास हो गए क्या? बधाई हो, लेकिन TC के लिए अर्जी देनी पड़ती है। ऐसे मेज ठोकने से काम नहीं चलेगा। क्लर्क की सादगी और उसकी उपेक्षा ईश्वरन को बर्दाश्त नहीं हुई। उसे लगा कि क्लर्क उसकी महानता को समझ नहीं पा रहा है। उसने मन ही मन सोचा, एक दिन तुम मेरे दफ्तर के बाहर अर्जी लेकर खड़े होगे। वह बिना कुछ बोले वहाँ से बाहर निकल गया। धूप अब काफी तेज हो गई थी। मालगुडी की गलियों में धूल उड़ रही थी। ईश्वरन लॉली रोड के किनारे किनारे चलने लगा। वहाँ बड़े बड़े नीम के पेड़ थे, जिनकी छाप सड़क पर एक जालीदार पैटर्न बना रही थी। ईश्वरन को उन पेड़ों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसे लग रहा था कि पत्तों की सरसराहट में उसका नाम पुकारा जा रहा है। ईश्वरन, ईश्वरन। वह एक बेंच पर बैठ गया। उसके सामने मालगुडी का वह विशाल टाउन हॉल था। उसने सोचा कि क्या एक दिन उसकी प्रतिमा इस हॉल के सामने लगाई जाएगी? क्या मालगुडी के इतिहास में उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा? उसके विचार अब बेकाबू हो रहे थे। उसे लगने लगा कि वह कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि किसी देवता का अवतार है जो इस शहर के लोगों को प्रेरित करने के लिए आया है। उसका हाथ उसके झोले में रखी उस पुरानी किताब पर पड़ा जिसे वह कल तक पढ़ रहा था। उसने किताब निकाली और उसके पन्नों को हवा में उड़ाने लगा। मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें जीत लिया है। तुम अब मेरे गुलाम हो। किताब के पन्ने सड़क पर इधर उधर उड़ने लगे। राहगीर उसे रुककर देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद इस बेचारे का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, लेकिन ईश्वरन को उनकी परवाह नहीं थी। उसके लिए तो ये एक महान त्याग था। वह उठा और तेजी से सरयू नदी की ओर भागने लगा। उसे लगा कि नदी उसे फिर से बुला रही है। उसे अपनी जीत का अंतिम जश्न उसी नदी के किनारे मनाना था, जहां उसने अपनी हार की रातें बिताई थी। भागते हुए उसके जूते एक पत्थर से टकराए और वह गिर पड़ा। उसके घुटने से खून निकलने लगा, लेकिन उसे दर्द का कोई एहसास नहीं हुआ। वह हंसते हुए उठा और फिर से भागने लगा। उसकी कमीज के बटन टूट गए थे। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था और उसके होठों पर एक ही शब्द था, जीत, मेरी जीत। वह सरयू के किनारे पहुंचा। दोपहर का वक्त था और नदी का पानी सूरज की रोशनी में चांदी की तरह चमक रहा था। वहाँ कोई नहीं था। ईश्वरन पानी के किनारे जाकर खड़ा हो गया। उसने अपनी बाहें फैला दी और आसमान की ओर देखकर चिल्लाया, देखो मालगुडी, देखो सरयू, मैं ईश्वरन हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अजय हूँ। नदी की लहरें तट से टकराई और एक ठंडी फुहार उसके चेहरे पर पड़ी। उसे लगा कि प्रकृति उसे चूम रही है। उसने अपनी आंखें बंद की और उस क्षण को जीने लगा। उसे लगा कि वो अब इस शरीर में समा नहीं पा रहा है। उसकी आत्मा इतनी विशाल हो गई है कि वह पूरे ब्रह्मांड में फैलना चाहती है। सरयू नदी के तट पर दोपहर की वो चिलचिलाती धूप अब धीरे धीरे अपनी तेजी खो रही थी, लेकिन ईश्वरन के भीतर जो ऊर्जा का सैलाब उमड़ रहा था, वह थमने का नाम नहीं ले रहा था। नदी के किनारे बने पत्थरों के ऊंचे घाट अब तप रहे थे और उनसे निकलने वाली गर्मी हवा में एक तरह की थरथराहट पैदा कर रही थी। ईश्वरन वही खड़ा था। उसकी सांसें तेज थी और उसकी आंखों में वह चमक अब एक तरह की बेचैनी में बदल चुकी थी। उसके घुटने से बहता हुआ खून अब सूखकर एक गहरे कत्थई रंग का हो गया था, लेकिन उसे उस चोट की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। उसे लग रहा था कि ये खून उसकी उस महान विजय का तिलक है जो उसने नियति के विरुद्ध हासिल की थी। वो घाट की सीढ़ियों पर बैठ गया और अपनी फटी हुई कमीज को देखने लगा। उसे याद आया
कि कैसे फिल्मों में नायक अपनी लड़ाई के बाद इसी तरह लहूलुहान और अस्त व्यस्त हालत में खड़ा होता है, और फिर भी उसकी गरिमा कम नहीं होती। उसे अपनी आँखों के सामने पैलेस टॉकीज का वह बड़ा सा पर्दा घूमता हुआ दिखाई देने लगा। उसे लगा कि कहीं कोई अदृश्य कैमरा उसे शूट कर रहा है। उसे लगा कि मालगुडी की ये पूरी दोपहर, ये नदी, ये पेड़ और ये तपता हुआ सूरज सब उसकी फिल्म के सेट का हिस्सा है। वह अब सिर्फ ईश्वरन नहीं था, वह उस महागाथा का केंद्रीय पात्र था जिसे समय खुद लिख रहा था। कैमरा, एक्शन, उसने हवा में हाथ हिलाते हुए धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा कंपन था। उसे सुनाई दे रहा था वह पार्श्व संगीत, बैकग्राउंड म्यूजिक, जो अक्सर फिल्मों के महत्वपूर्ण दृश्यों में बजता है। उसे वायलिन की उदास लेकिन शक्तिशाली धुन सुनाई दे रही थी। वह अपनी इस काल्पनिक दुनिया में इतना गहरा उतर चुका था कि उसे हकीकत और कल्पना के बीच का अंतर महसूस होना बंद हो गया था। तभी दूर से एक धोबी अपने गधे के साथ नदी की ओर आता दिखाई दिया। वह धोबी ईश्वरन को बरसों से जानता था। उसने देखा कि ईश्वरन अकेला बैठा हवा में बातें कर रहा है और उसके कपड़े फटे हुए हैं। अरे ईश्वरन भाई, क्या हुआ? गिर गए क्या? ये चोट कैसी लगी? धोबी ने नजदीक आकर पूछा। ईश्वरन ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी नजरों में पहचान नहीं थी। उसे लगा कि ये कोई एक्स्ट्रा कलाकार है जो उसकी फिल्म के सीन में बिना वजह घुस आया है। उसने एक शाही अंदाज में हाथ उठाया और बोला, हटो यहाँ से। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं एक बहुत ही गंभीर दृश्य की शूटिंग कर रहा हूँ? तुम इस फ्रेम को खराब कर रहे हो। धोबी भौचक्का रह गया। उसने गधे की रस्सी कसकर पकड़ी और थोड़ा पीछे हट गया। लगता है धूप लग गई है बेचारे को। उसने बुदबुदाते हुए अपना रास्ता बदल लिया। धोबी के जाने के बाद ईश्वरन फिर से अपनी सोच में डूब गया। उसे अब उन लोगों के चेहरे याद आने लगे जिन्होंने पिछले 10 सालों में उसे नीचा दिखाया था। उसे याद आया वह पड़ोसी जो हर बार रिजल्ट के दिन उसके घर के बाहर जानबूझकर खड़ा हो जाता था और पूछता था, क्या हुआ ईश्वरन? इस बार भी मिठाई खाने का मौका नहीं मिलेगा। ईश्वरन ने सोचा कि वह उस पड़ोसी के पास जाएगा। नहीं, वह उसे अपने पास बुलाएगा। वह अब एक बड़ा आदमी था। वो खुद चलकर छोटे लोगों के पास क्यों जाए? वह उसे अपने बंगले पर बुलाएगा, उसे सबसे महंगी सिगार और विदेशी शराब ऑफर करेगा और फिर उसे अपना रिजल्ट दिखाएगा। वह उस पड़ोसी के चेहरे पर आने वाले उस पीलापन को देखना चाहता था जो उसकी सफलता की खबर सुनकर छा जाएगा। ईश्वरन के विचार अब धीरे धीरे और भी हिंसक होने लगे थे। उसे लगा कि उसकी सफलता ने उसे एक ऐसी शक्ति दे दी है जिससे वह किसी का भी भाग्य बदल सकता है। उसने नदी के पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। पानी हिल रहा था जिससे उसका चेहरा टेढ़ा मेढ़ा और डरावना लग रहा था, लेकिन उसे वह चेहरा एक योद्धा जैसा लगा। उसने पानी में थूका और चिल्लाया, मैं अब किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैं आजाद हूँ। उसके मन में एक नया ख्याल आया। वह उन सभी किताबों को जला देना चाहता था जो उसके घर के संदूक में भरी पड़ी थी। वे इतिहास की तारीखें, वे भूगोल के नक्शे, वे गणित के उलझाऊ सवाल, वे सब उसके दुश्मन थे। उन्होंने उसे 10 साल तक एक कैदी की तरह रखा था। उसने सोचा कि वह एक बड़ी मशाल जलाएगा और मालगुडी के बीचों बीच उन किताबों की होली जलाएगा। लोग देखेंगे कि कैसे एक छात्र ने अपनी गुलामी की जंजीरें तोड़ दी है। वह घाट से उठा और पागलों की तरह नाचने लगा। उसके हाथ पैर बेतरतीब ढंग से हिल रहे थे। सरयू के किनारे कुछ पक्षी दाना चुग रहे थे जो उसके शोर से डरकर उड़ गए। ईश्वरन ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा, उड़ो, मेरी तरह तुम भी आजाद हो जाओ। आज पूरी कायनात ईश्वरन की जीत का जश्न मना रही है। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, नदी का पानी गहरा नीला होने लगा। आसमान में अब धूल और धुएं के कारण एक धुंधली सी लाली छा गई थी।
ईश्वरन को लगा कि यह लाली उन योद्धाओं के खून जैसी है जो जंग के मैदान में शहीद हो गए थे। उसे लगा कि वह भी एक जंग जीतकर आया है। वह थक चुका था, लेकिन उसका दिमाग उसे शांत नहीं बैठने दे रहा था। उसके अंदर की खुशी अब एक असहनीय बोझ बनती जा रही थी। उसे लग रहा था कि अगर उसने इस खुशी को किसी बड़े धमाके के साथ बाहर नहीं निकाला तो उसका सीना फट जाएगा। उसने अपने झोले में हाथ डाला और वह मुड़ा हुआ रिजल्ट का कागज निकाला। वह कागज अब पसीने और धूल से गंदा हो गया था, लेकिन ईश्वरन के लिए वह दुनिया का सबसे पवित्र दस्तावेज था। उसने उस कागज को अपने माथे से लगाया और जमीन पर लेट गया। उसे महसूस हुआ कि धरती के नीचे से कोई आवाज आ रही है। उसे लगा कि मालगुडी की जमीन उसे बधाई दे रही है। ईश्वरन, तुम महान हो, वो खुद से ही फुसफुसाया। तुमने वह कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। 10 साल की अंधेरी गुफा के बाद आज तुम्हें सूरज मिला है, लेकिन क्या ये सूरज कल भी उगेगा? अचानक उसके मन में एक गहरा संदेह पैदा हुआ। क्या होगा अगर कल सुबह ये सब बदल जाए? क्या होगा अगर ये रिजल्ट गलत हो? क्या होगा अगर यूनिवर्सिटी ने कोई गलती कर दी हो और कल अखबार में शुद्धि पत्र आ जाए कि रोल नंबर 4321 फेल है? ये विचार उसके दिमाग में किसी जहरीले सांप की तरह रेंगने लगा। उसका सारा उत्साह एक पल में ठिठक गया। उसकी सांसें फिर से उखड़ने लगी। वह उठकर बैठ गया और पागलों की तरह उस कागज को फिर से पढ़ने लगा। सेकंड क्लास, ईश्वरन, रोल नंबर। उसने बार बार शब्दों को दोहराया। उसे लगा कि अक्षर अपनी जगह से हिल रहे हैं। उसे लगा कि वे अक्षर उसे चिढ़ा रहे हैं। उसे लगा कि वे कह रहे हैं, हम आज यहाँ हैं, कल नहीं होंगे। वह घबरा गया। वह डर उसे फिर से अपनी चपेट में लेने लगा, जिससे वह पिछले 10 सालों से भाग रहा था। उसने सोचा कि उसे इस कागज को कहीं ऐसी जगह छिपा देना चाहिए जहाँ कोई इसे बदल न सके। उसने सोचा कि वह इसे सरयू की गहराई में डाल दे। नहीं, तब तो वो खुद भी इसे नहीं देख पाएगा। वह इसे अपनी माँ को दे चुका था, लेकिन फिर वो उसे वापस ले आया था। उसे लगा कि दुनिया का हर इंसान उसका दुश्मन है और वह उसका ये रिजल्ट छीन लेना चाहता है। उसका पागलपन अब एक नए चरण में पहुंच चुका था। वह सड़क पर चलने वाले हर इंसान को शक की नजरों से देखने लगा। उसे लगा कि पुलिस उसे पकड़ने आ रही है क्योंकि उसने पास होने का अपराध किया है। वह फिर से भागने लगा। इस बार वो घर की ओर नहीं, बल्कि मालगुडी के उस पुराने खंडहरनुमा मंदिर की ओर भागा जो नदी के थोड़ा ऊपर की ओर स्थित था। वहां पहुंचकर वह मंदिर की पुरानी और टूटी हुई दीवारों के पीछे छिप गया। वहां चमगादड़ों की गूंज थी और धूल की मोटी परत जमी हुई थी। ईश्वरन ने वहां एक कोने में बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि यहाँ वह सुरक्षित है। यहाँ कोई उससे उसका रिजल्ट नहीं मांगेगा। यहाँ कोई उसका मजाक नहीं उड़ाएगा। अंधेरे में उसे अपनी ही धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। धक धक, धक धक। उसे लगा कि ये आवाज भी कह रही है, पास, फेल, पास, फेल। उसने अपना सिर अपनी हथेलियों में दबा लिया। उसका दिमाग अब फटने की कगार पर था। उसे अपनी माँ की याद आई, लेकिन उसे लगा कि माँ भी अब बदल गई होंगी। उसे लगा कि अब हर कोई उससे उम्मीदें रखेगा और वो उन उम्मीदों के नीचे दब जाएगा। सफलता अब उसे किसी सुंदर उपहार जैसी नहीं, बल्कि एक भारी पत्थर जैसी लग रही थी जो उसके गले में बांध दिया गया हो। मुझे ये नहीं चाहिए, वह चिल्लाया। मुझे मेरी पुरानी जिंदगी वापस दे दो। मुझे वो अंधेरा वापस दे दो जहाँ मैं फेलियर था, लेकिन सुरक्षित था। लेकिन समय पीछे नहीं जा सकता था। वह पास हो चुका था और ये सच अब उसका पीछा करने वाला था। मंदिर के उस सन्नाटे में ईश्वरन ने पहली बार अपनी सफलता की असली कीमत महसूस की। वो अकेला था। अपनी जीत के शिखर पर वो पूरी तरह अकेला था। मालगुडी सो रहा था।
उसकी माँ शायद उसके लौटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन ईश्वरन उस खंडहर में अपनी ही परछाई से लड़ रहा था। जैसे जैसे रात गहराती गई, मंदिर के बाहर सरयू की आवाज और भी तेज होती गई। उसे लगा कि नदी उसे अपनी गोद में बुला रही है। उसे लगा कि केवल वही एक ऐसी जगह है जहाँ कोई रिजल्ट, कोई समाज और कोई उम्मीदें उसका पीछा नहीं करेंगी। वह धीरे से उठा और मंदिर से बाहर निकला। चांद अब फीका पड़ गया था और आसमान में घने बादल छाने लगे थे। मालगुडी की हवा में अब एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। ईश्वरन ने अपनी जेब से वो कागज निकाला और उसे अपने दांतों से फाड़ दिया। उसने उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया और हवा में उछाल दिया। उसे लगा कि अब वो वाकई आजाद है। न कागज रहेगा, न सबूत रहेगा, न कोई उम्मीद रहेगी। वह फिर से वही शून्य बन जाना चाहता था जो वह 10 साल पहले था। हवा में उड़ते हुए उसके रिजल्ट के वे सफेद टुकड़े अंधेरे में जुगनू की तरह चमक रहे थे, जो धीरे धीरे जमीन पर बिखर गए। उन टुकड़ों के साथ ही जैसे ईश्वरन के 10 सालों का संघर्ष और आज की वह विशाल जीत भी बिखर गई थी। उसे अब एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी, ऐसी शांति जो केवल तब आती है जब इंसान सब कुछ खो देता है या सब कुछ त्याग देता है। उसके मन का वह भारीपन जो पिछले कई घंटों से उसे दबा रहा था, अब गायब हो चुका था। वह द्वितीय श्रेणी का बोझ अब उसके कंधों पर नहीं था। वो खंडहर के पत्थर के फर्श पर लेट गया। उसकी आंखें छत की उन दरारों को देख रही थी, जहाँ से रात का नीला आसमान झांक रहा था। उसे महसूस हुआ कि सफलता एक पिंजरा थी। जैसे ही उसने वो कागज फाड़ा, वह उस पिंजरे से बाहर निकल आया था। अब वह फिर से वही ईश्वरन था, स्वतंत्र, अनाम और बेफिक्र। लेकिन इसी स्वतंत्रता के साथ एक गहरा खालीपन भी जुड़ा था। उसे याद आया कि कैसे उसने पूरी रात मालगुडी की गलियों में एक विजेता की तरह बिताई थी। वह सारा उत्साह, वह सारा उन्माद अब एक फीकी याद की तरह लग रहा था। रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका था। मालगुडी अब अपनी सबसे गहरी नींद में था। मंदिर के बाहर लगे बरगद के पेड़ों से उल्लुओं की आवाजें आ रही थी, जो सन्नाटे को और भी गहरा बना रही थी। ईश्वरन को लगा कि उसकी चेतना अब शरीर से अलग हो रही है। उसे अपनी माँ का चेहरा फिर से याद आया। वह बेचारी औरत अब भी शायद दिया जलाकर उसके लौटने का इंतजार कर रही होगी। उसे लगा कि वह अपनी माँ का गुनहगार है। उसने उन्हें खुशी तो दी, लेकिन वो खुशी चंद घंटों की ही निकली। अब वह उनके पास क्या लेकर जाएगा? फटे हुए कपड़े, चोटिल शरीर और एक टूटा हुआ मन। वह धीरे से उठा और मंदिर से बाहर निकला। रात की हवा अब बहुत ठंडी हो गई थी, जो उसकी कमीज के फटे हुए हिस्सों से होकर उसके बदन को छू रही थी। उसे एक कंपकंपी महसूस हुई, लेकिन वह चलता रहा। उसके कदम फिर से सरयू नदी की ओर बढ़ रहे थे। नदी की वो निरंतर बहती आवाज उसे किसी पुराने दोस्त की तरह पुकार रही थी। उसे लगा कि सरयू ही एकमात्र ऐसी गवाह है जिसने उसके 10 सालों के हर आंसू और हर उम्मीद को देखा है। चलते चलते उसके दिमाग में फिर से सिनेमा के दृश्य कौंधने लगे। उसे याद आया पैलेस टॉकीज का वह दृश्य, जहां नायक अपनी प्रेमिका को खोने के बाद समंदर की लहरों में समा जाता है। उसे वह दृश्य हमेशा बहुत ही गरिमापूर्ण लगता था। उसे लगा कि जीवन का अंत भी एक कला होनी चाहिए। अगर उसने अपनी सफलता को त्याग दिया है, तो उसे इस त्याग को एक महान रूप देना होगा। वह एक साधारण छात्र की तरह घर लौटकर फिर से वही पुरानी घिसी-पिटी जिंदगी नहीं जी सकता था। उसे अपनी कहानी का क्लाइमैक्स खुद तय करना था। वह नदी के उस हिस्से में पहुंचा जहां पानी बहुत गहरा और शांत था। यहाँ लहरें किनारे से टकराकर शोर नहीं करती थी, बल्कि एक धीमी फुसफुसाहट पैदा करती थी। चांद अब बादलों के पीछे छिप गया था और चारों तरफ एक मखमली अंधेरा छाया हुआ था। ईश्वरन पानी के बिल्कुल करीब जाकर खड़ा हो गया।
उसने अपनी आंखें बंद की और मालगुडी की उन आवाजों को सुनने की कोशिश की जो उसे बहुत प्रिय थी। उसे दूर कहीं घंटाघर की आवाज सुनाई दी जो 4 बजने का संकेत दे रही थी। भोर होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा था। ईश्वरन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसे अचानक अपने पिता की आवाज सुनाई दी। यह उसकी कल्पना थी या उसकी आत्मा की पुकार, वो नहीं जानता था। उसे लगा कि उसके पिता उसके पीछे खड़े हैं। वह मुड़ा, लेकिन वहाँ केवल धुंध और पेड़ों के साए थे। उसे लगा कि उसके पिता उसे देख रहे हैं और उसकी इस हालत पर दुखी है। उसे महसूस हुआ कि उसने न केवल खुद को धोखा दिया है, बल्कि उन सबको धोखा दिया है जो उससे प्यार करते थे। उसका मन अब एक भयानक युद्ध का मैदान बन गया था। एक तरफ जीने की इच्छा थी, घर जाने की, माँ को गले लगाने की और कल सुबह फिर से एक नई शुरुआत करने की। दूसरी तरफ वो गौरवपूर्ण अंत था जिसकी वह कल्पना कर रहा था। उसे लगा कि अगर वो कल सुबह मालगुडी की सड़कों पर फिर से दिखेगा तो लोग कहेंगे, देखो, ये वही ईश्वरन है जो कल रात पागल हो गया था। वह उस उपहास को सहन नहीं कर पाएगा। उसे अपनी विजेता वाली छवि को बचाए रखना था, भले ही वो छवि केवल उसके अपने दिमाग में हो। वह पानी में उतरा। पानी अब उसके घुटनों तक था। उसे ठंड का एहसास नहीं हो रहा था, बल्कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गर्म लिहाफ में जा रहा हो। उसने महसूस किया कि पानी की धाराएं उसे अपनी ओर खींच रही है। उसे लगा कि नदी कह रही है, आ जाओ ईश्वरन, यहाँ कोई रिजल्ट नहीं है, यहाँ कोई 10 साल का इंतजार नहीं है, यहाँ सिर्फ शांति है। वह और आगे बढ़ा। पानी अब उसकी कमर तक पहुँच चुका था। उसने आसमान की ओर देखा, जहाँ अब 1-2 तारे ही बचे थे। उसे लगा कि वे तारे उसकी आंखों में डूब रहे हैं। उसे अपनी जिंदगी के छोटे छोटे पल याद आने लगे। बचपन में सरयू के किनारे कंचे खेलना, स्कूल की वो पहली घंटी, कॉलेज की वो पुरानी कैंटीन जहाँ वह समोसे खाता था। उसे वह सब कुछ बहुत प्यारा लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी को केवल एक परीक्षा के तराजू में तौलकर कितनी बड़ी गलती की थी। जिंदगी तो उन छोटे छोटे पलों में थी, न कि उस कागज के टुकड़े में। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके विचार अब धुंधले होने लगे थे। उसे लगा कि उसका शरीर बहुत भारी हो गया है, जैसे वह लोहे का बना हो। उसकी सांसें अब पानी की लहरों के साथ लय मिला रही थी। उसने एक आखिरी बार मालगुडी की उस क्षितिज रेखा को देखा जहाँ से सूरज निकलने वाला था। उसे लगा कि वो सूरज अब उसके लिए नहीं उगेगा। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, एक धीमी मधुर आवाज, ईश्वरन, बेटा, कहाँ हो तुम? यह उसकी माँ की आवाज थी। उसे लगा कि उसकी माँ नदी के किनारे खड़ी उसे ढूंढ रही है। उसकी चेतना का एक हिस्सा उसे वापस लौटने के लिए चिल्लाने लगा। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया, लेकिन पानी की एक तेज लहर आई और उसे अपने साथ बहा ले गई। उसका पैर फिसला और वो गहराई में चला गया। पानी के अंदर सब कुछ बहुत शांत था। उसे लगा कि वह किसी सुनहरे स्वप्नलोक में तैर रहा है। उसे वो पार्श्व संगीत फिर से सुनाई देने लगा जो उसे पैलेस टॉकीज की फिल्मों में पसंद था। उसे लगा कि वह उस फिल्म का हीरो है जो अपनी मंजिल पा चुका है। उसे कोई दर्द नहीं था, कोई पछतावा नहीं था। उसे बस एक गहरी नीली शांति महसूस हो रही थी। उसके दिमाग में आखिरी विचार उस रिजल्ट के उन फटे हुए टुकड़ों का आया। वे टुकड़े अब शायद नदी की लहरों पर तैर रहे होंगे, जैसे सफेद कमल के फूल हों। उसे लगा कि उसने अपनी सफलता को प्रकृति को सौंप दिया है। वह अब किसी का ऋणी नहीं था। वह अब किसी प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं था। नदी की धारा उसे और आगे ले गई, जहाँ पानी का बहाव और भी तेज था। मालगुडी की वो सुबह अब धीरे धीरे अपने पंख फैला रही थी। आसमान का रंग गुलाबी होने लगा था और मंदिरों की घंटियां बजने लगी थी। शहर जाग रहा था, लेकिन उसका पुराना छात्र अब हमेशा के लिए सो चुका था।
ईश्वरन का शरीर अब पानी की सतह पर निर्जीव होकर तैर रहा था। उसकी आंखों में अब भी वह शून्यता थी, लेकिन उसके होठों पर एक बहुत ही धीमी, लगभग न दिखने वाली मुस्कान थी। वह मुस्कान एक ऐसे इंसान की थी जिसने आखिरकार अपनी जंग जीत ली थी, भले ही उस जीत की कीमत उसकी अपनी जान थी। मालगुडी के उस शांत सुबह में सरयू नदी अपनी पुरानी चाल से बहती रही। वह किसी की हार या जीत से बेखबर थी। उसे बस बहना था, जैसे ईश्वरन को बस अपनी उस काल्पनिक दुनिया में विलीन होना था। मालगुडी की गलियों में अब फिर से चहल पहल शुरू होने वाली थी। लोग फिर से वही बातें करेंगे, वही काम करेंगे, लेकिन ईश्वरन अब उन सब का हिस्सा नहीं रहेगा। वह एक कहानी बन चुका था, एक ऐसी कहानी जो मालगुडी की हवाओं में हमेशा गूंजती रहेगी। नदी के किनारे जहाँ ईश्वरन ने अपना झोला छोड़ा था, वो अब भी वही पड़ा था। उसमें रखी किताबें अब भी उसी इंतजार में थी कि कोई उन्हें खोलेगा और पढ़ेगा, लेकिन उनका पाठक अब बहुत दूर निकल चुका था। हवा के एक झोंके ने झोले को थोड़ा हिलाया और उसमें से एक छोटा सा कागज का टुकड़ा बाहर निकलकर रेत पर गिर पड़ा। उस पर केवल एक शब्द लिखा था, सफलता, लेकिन उस शब्द को पढ़ने वाला अब वहाँ कोई नहीं था। सरयू नदी के सीने पर भोर की पहली किरण ने एक सुनहरी लकीर खींच दी। वह अंधेरा जिसने पूरी रात मालगुडी को अपनी गोद में समेटे रखा था, अब धीरे धीरे छट रहा था। नदी का पानी जो रात में काला और डरावना लग रहा था, अब पारदर्शी और शांत दिखने लगा था। सुबह की वह पहली रोशनी जब पानी की सतह पर नाचती हुई लहरों से टकराती थी, तो ऐसा लगता था जैसे हजारों छोटे छोटे दिए एक साथ जल उठे हो। किनारे पर लगे बरगद और नीम के पेड़ों से ओस की बूंदें टपक रही थी, जो सूखी रेत पर गिरकर उसे गहरा रंग दे रही थी। मालगुडी अब नींद से अंगड़ाई लेकर जाग रहा था, लेकिन यह सुबह हमेशा की सुबह जैसी नहीं थी। नगर के मुख्य मंदिर में पुजारी जी ने बड़े घंटे को बजाया। उसकी गूंज नदी के ऊपर से होती हुई दूर तक सुनाई दी। मंदिरों की उन घंटियों की आवाज़ ने शहर के सन्नाटे को एक पवित्र लय में बदल दिया था। नदी के घाटों पर अब हलचल शुरू हो गई थी। कुछ बूढ़े लोग जो बरसों से सूरज निकलने से पहले सरयू में स्नान करने आते थे, अपनी धोतियां संभालते हुए धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहे थे। वे आपस में धीमी आवाज़ में बात कर रहे थे। कोई अपनी पुरानी बीमारियों की चर्चा कर रहा था, तो कोई शहर में आए नए बदलावों की। लेकिन उनमें से किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि बीती रात इसी नदी के किनारे एक छात्र ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी सिनेमा जिया था। उसी समय मालगुडी की उस तंग गली में जहाँ ईश्वरन का घर था, उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी होकर गली के मोड़ को निहार रही थी। उनकी आँखों में रात भर की थकान थी और चेहरे पर एक ऐसी खामोशी जो केवल एक इंतज़ार करने वाली माँ के चेहरे पर हो सकती है। उन्होंने पूरी रात दिया जला कर रखा था, इस उम्मीद में कि उनका बेटा सफलता की खुशी लेकर किसी भी पल दरवाजे पर दस्तक देगा। जैसे जैसे रोशनी बढ़ रही थी, उनकी चिंता भी बढ़ रही थी। उन्होंने सोचा, शायद ईश्वरन अपने किसी दोस्त के घर रुक गया होगा, या फिर खुशी में कहीं दूर घूमने चला गया होगा। उनके मन में बार बार वही कागज घूम रहा था जिसे ईश्वरन ने उन्हें दिखाया था। द्वितीय श्रेणी, यह शब्द उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। वे मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी
लेकिन उनका दिल अब भी बेचैन था। नदी के किनारे जहाँ पानी का बहाव थोड़ा धीमा हो गया था, वहाँ कुछ घास और झाड़ियाँ उगी हुई थी। सुबह की हवा में उन झाड़ियों की सरसराहट एक उदास संगीत जैसा एहसास दे रही थी। हवा के एक तेज झोंके के किनारे की रेत को उड़ाया, जिससे वह झोला थोड़ा और दब गया जो ईश्वरन रात को वहीं छोड़ गया था। वह झोला जिसमें उसकी किताबें, उसके नोट्स और उसके सपने भरे हुए थे, अब लबारिश पड़ा था। पास ही रेत पर रिजल्ट के वे फटे हुए टुकड़े बिखरे थे। गीली रेत ने उन्हें अपनी पकड़ में ले लिया था, जिससे उन पर लिखे अक्षर अब धुंधले होकर मिटने लगे थे। ईश्वरन नाम का वह छोटा सा टुकड़ा अब भी एक पत्थर के पास अटका हुआ था, मानो वह अपनी आखिरी पहचान को बचाए रखने की कोशिश कर रहा हो। धीरे धीरे सूरज आसमान में ऊपर आने लगा। मालगुडी की सड़कें अब पूरी तरह जाग चुकी थी। मार्केट रोड पर दुकानों के शटर खुलने लगे थे। सेंट्रल कैफ़े के बाहर कॉफ़ी की सोंधी खुशबू हवा में तैर रही थी। अखबार वाले अपनी साइकिलों की घंटियां बजाते हुए गलियों में तेजी से दौड़ रहे थे। आज के अखबार में रिजल्ट की खबरें प्रमुखता से छपी थी। मालगुडी कॉलेज का शानदार परिणाम, छात्रों की मेहनत रंग लाई, ये सुर्खियां अब घर घर पहुंच रही थी। लेकिन उस भीड़ में कोई यह नहीं जानता था कि उन हजारों नामों में से एक नाम, जो 10 सालों के इंतजार के बाद चमका था, अब हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। तभी घाट पर स्नान कर रहे एक व्यक्ति की नज़र पानी में तैरती हुई किसी चीज़ पर पड़ी। उसने पास जाकर देखा और चौंक गया। अरे, यह तो कोई है! वह चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर और भी लोग वहाँ जमा हो गए। लोगों ने मिलकर उस निर्जीव शरीर को बाहर निकाला। वह शरीर बहुत शांत लग रहा था, जैसे वह डूबने से नहीं बल्कि एक बहुत लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद गहरी नींद में सो गया हो। ईश्वरन के चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी, कोई डर नहीं था। उसकी आंखें अध खुली थी, जिनमें अब भी वह अधूरा सपना जैसे कैद था। उसके होठों पर वही रहस्यमय मुस्कान थी, जिसे उसने अपनी सफलता के क्षण में महसूस किया था। भीड़ में से किसी ने उसे पहचान लिया। अरे, यह तो ईश्वरन है, वही जो इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहा था। लोग हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जो इंसान कल ही पास हुआ था, उसने ऐसा क्यों किया। क्या वह खुशी सहन नहीं कर पाया, या फिर उसकी वह काल्पनिक दुनिया हकीकत की ज़मीन से टकराकर टूट गई थी। मालगुडी के लिए यह एक पहेली बन गया था। पुलिस आई, कागजी कार्रवाई हुई और धीरे धीरे यह खबर पूरे शहर में फैल गई। पुराना छात्र ईश्वरन अब नहीं रहा। जब यह खबर उसकी माँ तक पहुँची तो वे पत्थर की मूरत बन गई। उनकी आंखों से आंसू नहीं निकले, बस एक गहरी खामोशी छा गई। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हुई उस नीली साड़ी को देखा जो उन्होंने ईश्वरन के लिए मंदिर में चढ़ाने के लिए रखी थी। उन्हें ईश्वरन की वह बात याद आई, माँ, मैं अब आज़ाद हूँ। अब उन्हें उन शब्दों का असली मतलब समझ में आ रहा था। ईश्वरन ने अपनी आज़ादी को मालगुडी के बंधनों से ऊपर चुन लिया था। वह उस दुनिया में चला गया था जहाँ न कोई परीक्षा थी, न कोई फेलियर और न ही समाज का डर। कॉलेज की वह पुरानी इमारत आज भी वैसी ही खड़ी थी। नोटिस बोर्ड पर अब भी वह कागज़ लगा था जिस पर ईश्वरन का
रोल नंबर चमक रहा था। सूरज की रोशनी उस कागज पर सीधे पड़ रही थी, जिससे द्वितीय श्रेणी का वह शब्द दूर से ही साफ दिखाई दे रहा था। छात्र गुजरते रहे, वे उस नाम को देख रहे थे, लेकिन अब उस नाम के पीछे की कहानी बदल चुकी थी। ईश्वरन अब मालगुडी की कहानियों का हिस्सा बन गया था। वह एक ऐसा नायक था जिसने अपनी जीत के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचकर खुद को विलीन कर लिया था। रात फिर से करीब आ रही थी। मालगुडी फिर से धीरे धीरे शांत होने लगा था। पैलेस टॉकीज में एक नई फिल्म लगी थी और लोग सिनेमा देखने के लिए कतारों में खड़े थे। लेकिन उस अंधेरे हॉल में, जहां ईश्वरन कभी बैठकर नायक बनने के सपने देखता था, उसकी सीट आज खाली थी। फिल्म शुरू हुई, संगीत बजा और नायक ने पर्दे पर अपनी जीत का जश्न मनाया। लेकिन असली नायक तो वह था जिसने हकीकत के पर्दे को ही गिरा दिया था। ईश्वरन की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। मालगुडी के लोग अक्सर शाम को सरयू के किनारे बैठकर उस छात्र की बात करते हैं जो 10 साल तक लड़ा और आखिरकार जीत गया। वे कहते हैं कि आज भी चांदनी रातों में नदी के उस शांत मोड़ पर कोई परछाई दिखाई देती है जो रेत पर बैठकर तारों को गिनती है। वह परछाई मुस्कुराती है और फिर लहरों के साथ गायब हो जाती है। वह ईश्वरन है जो अब अपनी सफलता के बोझ से मुक्त है। उसे अब किसी रिजल्ट की जरूरत नहीं है, उसे अब किसी पहचान की तलाश नहीं है। वह अब खुद मालगुडी बन गया है, शांत, शाश्वत और सुकून से भरा हुआ। सूरज अब क्षितिज के नीचे पूरी तरह डूब चुका था। आसमान में पहला तारा चमकने लगा था। मालगुडी की गलियों में दिए जलने लगे थे। सरयू का पानी अब फिर से काला और गहरा होने लगा था, जिसमें चांद का प्रतिबिंब झिलमिला रहा था। चारों तरफ एक अद्भुत शांति थी, एक ऐसी शांति जिसमें कोई सवाल नहीं था, कोई उलझन नहीं थी। मालगुडी की यह रात ईश्वरन के नाम थी, एक ऐसे छात्र के नाम जिसने अपनी ज़िंदगी को एक खूबसूरत फिल्म की तरह जिया और उसे एक महान अंत दिया। अब सब कुछ शांत था। मालगुडी सो रहा था, सरयू बह रही थी और ईश्वरन अब उस सुकून की दुनिया में था जहाँ से कोई वापस नहीं आता और जहाँ केवल जीत का एहसास हमेशा के लिए ठहर जाता है।